हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम बिजनेस मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको गाइडलाइन तो आई होप आपको मिली गई होंगी, और आपको ये भी पता होगा कि जो आपका प्रैक्टिकल है वो तीन ही आपकी चीज़ों से आने वाला है। एक तो एलपीपी, दूसरा मैट्रिसेस और तीसरा आपका फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रैक्टिकल कवर करा दूंगी। आप अगर इतना करके चले जाते हो ना तो आप अच्छे से अपना प्रैक्टिकल दे पाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपने थ्योरी पोर्शन पूरा कवर कर लिया है, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। बिकॉज अगर आपको थ्योरी नहीं आती है ना तो आपको प्रैक्टिकल समझने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है, मैक्सिमाइज करना है हमें z, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। कॉन्स्ट्रेंट मैंने यहाँ पे ले रखे हैं सब्जेक्ट टू x प्लस 2y। और आप देख सकते हैं ये दो कॉन्स्टेंट है। पहले सिंपल करा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ना एक एक पूरा फॉर्मेट है। जैसे आपका जब आप सॉल्यूशन करते थे थ्योरेटिकली तो पूरी एक टेबल बनाते थे, हर बार वही टेबल रिपीट होनी होती थी। तो इसमें भी बस एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसे दिमाग में रख लोगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लिखना होता है वेरिएबल। आप पहले वेरिएबल्स लोगे। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल है, एक तो हमारा x है और दूसरा हमारा y है। ठीक है, इनको कोशिश करना कि आप इसे बीच वाले उसमें ही करके रखो, बिकॉज इट सम लाइक मैट्रिसेस और इस तरह का, तो इसे बीच में करके रखना। वेरिएबल्स ले लिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कॉफिशिएंट लेने हैं। कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट क्या होते हैं, एक्स के ये जो मल्टीप्लाई में है दैट इज 3, और वाई का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4, जो इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, देन उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं करेंगे ऐसे जैसे हम पहले करते थे थ्योरेटिकली। ये हमारा सॉल्वर फाइंड करके देगा। अब सॉल्वर क्या होता है, सॉल्वर यूज किया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले एक बार ये फॉर्मेट देख लो, उसके बाद आना। सॉल्यूशन तो हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्स्ट्रेंट। जो हमारे जितने भी कॉन्स्ट्रेंट है वो हम लेंगे यहाँ पे। तो पहला हमारा C1 नाम दे देते हैं। तो क्या कॉन्स्टेंट है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट में 1, उसे लिख लेते हैं। y की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, कॉन्स्टेंट 2 में हमारी जो x की वैल्यू है वो है 3 और y की वैल्यू है 2। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे LHS क्रिएट करना है एंड RHS लिखना है। LHS एंड RHS। अभी मैम LHS और RHS क्या है, ये जो तुम्हारे वैल्यू है ना 8 12 0, ये तुम LHS में डाल दोगे। 8 12। ठीक है, जीरो नहीं लिखना, जीरो तो तुम्हें पता ही है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये जो हमारी RHS की वैल्यू है ना, ये भी हमें सॉल्वर कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्स फंक्शन हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैक्स फंक्शन। मैक्स का मतलब क्या है कि हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज होके कितना आएगा। जैसे हमें मान लो इस क्वेश्चन में बोला होता कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट। ठीक है, जो चीज हमें मैक्सिमाइज करनी होती है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, और मैक्सिमाइज होके उसकी क्या वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इतना काम हो गया, एक टेबल तुम्हारी ये बन गई और एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे साइन दे रखे हैं ना, हम उन्हें लिख देंगे। ठीक है, इतना काम कर दिया। ये काम तुम्हारा हर एक क्वेश्चन में होगा। अब क्या करना है, देखो हमें सॉल्वर आंसर तो देगा लेकिन हमें कुछ फॉर्मूले खुद लगाने पड़ते हैं। लाइक जैसे यहाँ मैक्स है तो मैक्सिमम का ये फॉर्मूला हमें खुद लगाना पड़ेगा। हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सम प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है। सम प्रोडक्ट में हमें एरे देना होता है। तो हमें क्या करना है, हम कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, इस वाली वैल्यू से हम इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू गेट। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी 0 आ रहा है, लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन में डालूं 3, मतलब मैं x की 3 यूनिट बनाऊंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अगर मैं y की 5 यूनिट बनाऊंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 29। और x और y की कितनी यूनिट बनानी है ये हमें सॉल्वर सॉल्व करके देगा। ठीक है, तो मैक्स का मतलब क्या होता है कि हमारा क्या अमाउंट होना है। एक बार फिर से देख लो, मैक्स में क्या करा है मैंने, सम प्रोडक्ट लगाया है। पहले मैंने ये वाली कॉफिशिएंट की वैल्यू की मल्टीप्लाई की है सॉल्यूशन की वैल्यू से। ठीक है, देन हमारा जो LHS है ना, वहां पे भी हमें सम प्रोडक्ट लगाना होता है, सम प्रोडक्ट वाला फंक्शन। और इसमें हमें क्या करना होता है, हमें कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई करनी होती है सॉल्यूशन से। सो दिस एंड मल्टीप्लाई बाय द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो हमारा आएगा। ठीक है,
अब क्योंकि ये वाली चीज हमारी बाद में भी रिपीट होनी है, तो मैं इसे फिक्स कर लूंगी यूजिंग F4। मैंने F4 दबाया और ये फिक्स हो गया। अब मैंने फिक्स क्यों किया है? क्योंकि नीचे वाले में भी मुझे ऊपर वाली चीजों से ही मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, देखो अगर मैं फॉर्मूला खोल के दिखाऊं, तो नाउ सॉल्यूशन इज मल्टीप्लाई बाय द सेकंड कांस्टेंट, बिकॉज मैंने सॉल्यूशन को फिक्स कर लिया है। इतना समझ आया? इतना करने के बाद अब हम डायरेक्टली सॉल्वर पे चलेंगे। ठीक है, देखो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि सॉल्वर ना तुम्हारा आता नहीं है। वैसे तो यहाँ डेटा में मेरा तो सॉल्वर यहाँ पे आ रहा है, बट अगर आपका सॉल्वर यहाँ से नहीं आ रहा है तो आप परेशान मत होना। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको फाइल्स पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ जो आपके एड इन फंक्शन है, ठीक है, एड इन पे जाके आपको यहाँ से सॉल्वर ऐड करना है। ये देखो मैंने ऐड कर रखा है सॉल्वर, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो एग्जाम में भी कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर्स में इनेबल नहीं होता, हो जाता है, तो आप लोग पैनिक कर जाते हो। तो पैनिक नहीं करना, ऐसे करना है। ठीक है, अब ना हम सॉल्वर लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, सॉल्वर को लेना है। ठीक है, ये सॉल्वर खुल गया। कहाँ से आया? डेटा से आया। फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेना है। ऑब्जेक्टिव मतलब जहां पे आपको आंसर चाहिए। तो मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, क्या करना है? मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब यहाँ पे आएगा वो वैल्यू जिसे मुझे चेंज करना है। तो कौन सी वैल्यू को मैं चेंज कर सकती हूँ? सॉल्यूशन को मैं चेंज कर सकती हूँ, है ना। सॉल्यूशन हो सकता है एक्स की मैं 4 यूनिट बना रही हूँ, वाई की 5 यूनिट, या फिर हो सकता है कि एक्स की 5, वाई की 4। तो सॉल्यूशन को मैं चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे चेंजिंग वेरिएबल सेल में मेरा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ये जितने भी कॉन्स्टेंट है ना, मेरे को यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखूंगी? एड पे जाऊंगी, मेरा ये खुल के आ गया। अब मुझे यहाँ पे देना है रेफरेंस। रेफरेंस में मुझे क्या देना है? ये सेलेक्ट किया। उसके बाद मेरा साइन यही है, देखो साइन मैच कर रहा है ना, यही है ना साइन? हाँ ठीक है, तो मैंने ये रेफरेंस दिया। उसके बाद कॉन्स्टेंट में कितना कॉन्स्टेंट है? 8, सेलेक्ट कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब दूसरा क्या देना है? फिर से रेफरेंस, साइन मेरा सेम ही है, एंड देन कॉन्स्टेंट में जाके 12, ओके कर दिया। देखो दोनों आ गए हैं। अब क्या होता है कि इस चीज को हमेशा आपको चेक करना है। मतलब कई बार होता है कि ये अनटिक होता है, तो क्या होता है, आपका सॉल्यूशन नेगेटिव आ जाता है, और फिर आप देखते हो कि यार सबका पॉजिटिव आ रहा है, मेरा नेगेटिव क्यों आ रहा है। तो इसको आपको सेलेक्ट करके रखना है अगर नहीं होगा। उसके बाद एक दिक्कत और आती है कि यहाँ से ना कई बार रिवोल्यूशनरी या कुछ और सेलेक्ट होता है। तो इसमें आपको सिंप्लेक्स सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप सिंप्लेक्स से अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या कर देना है? सॉल्व पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना, बस यहाँ से तो ओके कर देना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। आंसर आ गया 18। ठीक है, आप x की 2 यूनिट बनाओगे और y की 3 यूनिट बनाओगे, और आपका जो प्रॉफिट होगा या जो भी होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और मैक्सिमाइज होके आएगा 18। ठीक है, आई होप ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन। हो सकता है कि आपको डायरेक्टली ना ये ऐसे बना के दे दे पूरी प्रॉब्लम, या फिर हो सकता है कि आपको एलपीपी फॉर्मुलेट करने के लिए आ जाए। मतलब ऐसे क्वेश्चन दे देंगे एंड यू नीड टू फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A firm produce 3 product ABC. Unit contribution of the product is 5, 10, 8 respectively. Each unit of A required 3 kg of material, 4 are machine and 2 labor hour. Each unit of B required 5 kg of material, 4 machine hour and 4 labor hour. Each unit of C required 2 kg of material, 4 machine hour and 5 labor hour. Every day 60 kg of material, 72 machine hour, 100 labor hours are available. Find the best strategy using simplex method. ऑल्सो फाइंड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन 12 मशीन आवर और डिक्रीज इन 6 kg मटीरियल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि फर्म प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट एबीसी, उनका यूनिट कंट्रीब्यूशन दे रखा है। उसके बाद ए रिक्वायर्ड 3 kg ऑफ मटीरियल, 4 मशीन आवर, 2 लेबर आवर। बी रिक्वायर्ड 5 kg मटीरियल, 4 मशीन आवर, 4 लेबर आवर। एंड सी रिक्वायर्ड 2 kg मटीरियल, 4 मशीन आवर और 5 लेबर आवर। एवरी डे 60 kg ऑफ मटीरियल होता है, 72 मशीन आवर और 100 लेबर आवर होते हैं। हमें स्ट्रैटेजी फाइंड करनी है यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। तो मतलब हमें पहले जो हमारी जो एलपीपी है उसे फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो लेट मी एज्यूम कि लेट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑफ ए, बी और सी बी एक्स, वाई और जेड। मैंने ये मान लिया कि जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो रही है एबीसी की वो एक्स, वाई एंड जेड है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब इस हिसाब से जो मेरा z होगा वो कैसे बनेगा? z इज इक्वल टू 5x, मतलब 5 एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है और x यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तो 5x
प्लस 10y प्लस 8z, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इसे मैक्सिमाइज करना है। ये तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ ही आ गया होगा कि आई नीड टू मैक्सिमाइज इट। अब मैं कॉन्स्ट्रेंट बनाती हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि 3x प्लस 5y प्लस 2z इज लेस देन और इक्वल टू 60, ठीक है। क्योंकि हमारी जो मटेरियल है, हमारे पास जो मटेरियल है वो सिर्फ 60 kg है, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉन्स्ट्रेंट हो गया। दूसरा कॉन्स्ट्रेंट क्या है, 4x प्लस 4y प्लस 4z इज लेस देन और इक्वल टू 72, क्योंकि हमारे पास जो मशीन आर है वो सिर्फ 72 है। उसके बाद थर्ड कॉन्स्ट्रेंट बनेगा 2x प्लस 4y प्लस 5z इज लेस देन और इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये कैसे बनी और क्यों बनी, अगर ये तुम्हारे मन में क्वेश्चन है और इस वजह से वीडियो बंद करने वाले हो, तो जाके पहले थ्योरी वाली वीडियो एक बार देख लो, वहां पे मैंने समझाई हुई है कि किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। इट्स अ प्रैक्टिकल वीडियो, तो मैं पूरा ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब ये हो गया। अब हमें फिर से वही वाला काम करना है जो हमने ऊपर किया था। हमें क्या करना है, पहले लिखने वेरिएबल्स। अब इस बार हमारे पास जो है वो 3 वेरिएबल है, x, y और z, ठीक है। उसके बाद हमें लिखने हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, हमारे कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 5, 10 और 8, ठीक है। देन मुझे फाइंड करना है सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन मैं लिखूंगी, लेकिन सॉल्यूशन तो हमें सॉल्वर फाइंड करके देगा। देन वी नीड टू राइट कॉन्स्ट्रेंट। जो कॉन्स्ट्रेंट है वो हमें लिखना है। तो पहला कॉन्स्ट्रेंट है C1, उसकी वैल्यू क्या है 3, x में उसकी वैल्यू 3 है, y में 5 है और z में है 2, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट कॉन्स्टेंट C2, उसमें हमारी वैल्यू है 4, 4 और 4, ठीक है। देन वी हैव C3, यहाँ पे हमारी वैल्यू है 2, 4 और 5, ठीक है। ये जो कॉन्स्टेंट के कॉफिशिएंट है ना, वही मैंने लिख दिए कॉन्स्टेंट पे जो x, y और z के कॉफिशिएंट है। इतना करने के बाद हमें फिर से लिखना है LHS एंड RHS। अब RHS में हमें यही लिख देना है, दैट इज 60, 70, ये जो हमारी वैल्यूज है वही हमें यहाँ पे डाल देनी है, 60, देन 72 एंड देन वी हैव 100, ठीक है। इतना हुआ। अब हमें क्या करना है कि जो साइन है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, गोस टू, गोस टू, गोस टू, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमें मैक्सिमाइज करना है अपने प्रॉफिट को। सो मैक्स प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट लिख दो या प्रॉफिट लिख दो, इट्स अप टू यू। इसको शिफ्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से सम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट में क्या आना है, मेरे कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई बाय माय सॉल्यूशन, ठीक है। तभी तो मुझे पता चलेगा कितना मेरे पास प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे LHS में भी मेरे को सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और यहाँ सम प्रोडक्ट में क्या आएगा, सॉल्यूशन की मल्टीप्लाई बाय माय कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने सॉल्यूशन को कर लूंगी फिक्स्ड, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन फिक्स्ड रहेगा और मुझे अभी नीचे सारे कॉन्स्टेंट में सेम ही सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है। एंड नाउ आई विल जस्ट ड्रैग इट डाउन एंड आई विल गेट द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा मेरी टेबल तैयार हो गई है, सब कुछ हो गया। अब मुझे बस सॉल्वर यूज करना है। सो मैं यहाँ पे जाऊंगी डेटा में, उसके बाद सॉल्वर पे। अब देखो हमने पिछली बार ये क्वेश्चन किया था तो उसकी वैल्यूज आ रही है, हमें यहाँ पे उन्हें इरेज कर देना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना जो इस बार का मुझे जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमें मैक्सिमाइज ही करना है। देखो अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पे बस तुम्हें मिनिमाइज कर देना है, ठीक है। और यहाँ कॉन्स्टेंट में ये जो आपका ये साइन आ रहा है, इसको आपको चेंज कर देना है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं है, बाकी सब तो सेव ही है। अब हमें रेफरेंसिंग देनी है उस एरिया, उन सेल्स की जहाँ पे हमें चेंज करने हैं। तो कौन से वेरिएबल चेंज करने हैं, हमें सॉल्यूशन के वेरिएबल चेंज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले से आ रहा है ना, तो इनको फटाक से कर देंगे हम डिलीट, ठीक है। इसको भी हम कर देंगे डिलीट, ओके। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने। अब देखो पिछली बारी मैंने तुम्हें इंडिविजुअली करके बताया था, क्योंकि अगर सेल ये अलग अलग होते हैं ना, तो आपको मतलब साइन अगर अलग अलग होते हैं तो इंडिविजुअली करना पड़ता है, ठीक है। बट फिर देखो, लेकिन इस बारे में भी इस बार मैं दिखाती हूँ कि अगर हम अगर साइन सेम है और हम एक साथ ही ले ले तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेल रेफरेंस एक साथ दे दूंगी इस बार।
सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर आपके साइन सेम ही है और आप एक साथ देते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी मैंने एक साथ ही दे दिया एंड आई डू द ओके एंड सिंपली सब कुछ ठीक है। ओके ओके एंड हियर आई गेट द आंसर। मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आएगा 160। ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको x का एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करनी, y की 8 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और z की हम 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। आई होप आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। ठीक है। देखो इसमें और कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग की टॉपिक होने वाला है। बस आपको ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना आना चाहिए। ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में पहले मैं आपको बेसिक ऑपरेशन सिखा देती हूँ, जैसे सम, डिफरेंस, इनवर्स ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम। तो आपका ना मैट्रिसेस का ऑर्डर बहुत ही जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे मेरा ये मैट्रिसेस मैंने लिया है, इसका ऑर्डर है 3/3 और यहाँ पे भी मेरे मैट्रिसेस का ऑर्डर है 3/3। मतलब जब मैं ए और बी का सम करूंगी तो मेरा जो आंसर है वो भी 3/3 में आएगा। ठीक है, इतना समझ आया। ध्यान रखना हमेशा सम या डिफरेंस करते टाइम पे जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है। अब ना नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होता मैट्रिसेस का। आपको क्या करना है, जितने एरिया में आपका आंसर आएगा, तो मैंने 9 ये पूरा टोटल सेलेक्ट कर लिया। मेरे को पता है कि इतने एरिया में मेरा आंसर आएगा, मुझे वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इक्वल्स टू लगाना है। देन आपको फर्स्ट मैट्रिसेस को सेलेक्ट करना है। देन आपको प्लस का साइन दबाना है क्योंकि हमें सम करना है। एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट सेकंड मैट्रिसेस। ओके। इसके बाद आपको कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ साथ शिफ्ट प्रेस करना है एंड देन एंटर। ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। एंड देन हमें करनी है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप मैट्रिसेस कर रहे हो तो वो मैट्रिसेस जैसी लगनी भी चाहिए। ठीक है। अब अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो आपको फिर से वो पूरा एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें आपका आंसर आएगा। इक्वल्स टू दबाना है। उसके बाद आपको ए मैट्रिसेस सेलेक्ट करनी है, देन माइनस बी मैट्रिसेस सेलेक्ट करनी है एंड देन आफ्टर कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। फिर इसको कर देनी है आपने फॉर्मेटिंग। ठीक है। ऐसे आपको दोनों तरफ बॉर्डर लगा देना है एंड यहाँ पे ये कर देना है। ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। तो अब आपको सम और डिफरेंसेस तो आ गए। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई पे। देखो मल्टीप्लाई की एक कंडीशन होती है कि पहली वाली मैट्रिसेस का, देखो मैं यहाँ पे जो मल्टीप्लाई निकाल रही हूँ ना वो निकाल रही हूँ ए बी। ठीक है। ए बी और बी ए दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर अलग अलग आएगा, ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे ए बी निकाल रही हूँ। तो मेरी जो पहली मैट्रिसेस है उसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, 1 2 3। वो इक्वल होने चाहिए मेरी जो दूसरी मैट्रिसेस है बी, उसके नंबर ऑफ रो की। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं बी के, 1 2 3। तो इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर ये अनइक्वल होंगे तो आपको सिर्फ एरर मिलेगी, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सेल आपको एरर देता रहेगा। ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना है, फिर से हमें वो पूरा एरिया सेलेक्ट करना है जितने में मेरा आंसर आएगा, देन इक्वल्स टू। और मल्टीप्लाई के लिए मेरा फंक्शन होता है एम मल्ट, तो मुझे एम दबाना है। दोबारा एम दबाओगे वो खुद से आपको फंक्शन रिकमेंडेड कर देगा। ठीक है। उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ए मैट्रिसेस सेलेक्ट करनी है, मतलब पहला एरे। फिर कॉमा लगा के दूसरी मैट्रिसेस सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल के साथ साथ शिफ्ट दबाना है एंड देन एंटर। यू विल गेट द आंसर। ठीक है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई, सम और माइनस आपको करना है। ठीक है। अब अगर इनवर्स निकालना है तो क्या करना है, मैं बी का इनवर्स निकाल रही हूँ, मतलब हेयर आई एम कैलकुलेटिंग बी इनवर्स। ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट करूंगी, यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाके आप इसे सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो ये बी इनवर्स हो गया। अब मैं यहाँ पे बी इनवर्स कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी 3/3 की मैट्रिक्स है, आंसर मेरा 3/3 में आएगा। उसको सेलेक्ट करो, इक्वल्स टू दबाओ। बी मैट्रिक्स इनवर्स फॉर्मूला होता है एम इनवर्स। आपने एम इनवर्स सेलेक्ट करना है, ये खुद आपको फॉर्मूला दे देगा। देन यू नीड टू सेलेक्ट द एरे, पूरा एरे सेलेक्ट करो और देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आपका ये इनवर्स आ गया। ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू जो है डेसिमल पॉइंट के बाद ज्यादा हो रही है तो आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हो। कहाँ से, आप यहाँ से फॉर्मेट सेल में जा सकते हो, आपका ये पूरा खुल जाएगा। इसमें नंबर पे जाओ और यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना चाहिए वो देख लो। ठीक है। एंड देन ओके। ओके, इतना हो गया।
अब अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो उसके लिए भी आपको सेम करना है। मैं बी का ही ट्रांसपोज निकाल रही हूँ, तो मैं 3/3 सेलेक्ट कर लूंगी इक्वल्स टू, यहाँ ट्रांसपोज के लिए फंक्शन होता है ट्रांसपोज, आप ट्रांसपोज ही सेलेक्ट करोगे। ये आ गया, एरे सेलेक्ट कर लो अपना पूरा, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रांसपोज कैलकुलेट होके आ गया। नेक्स्ट आई हैव द डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट सेलेक्ट करने का क्या है कि आपको फिर से वही सेलेक्ट करना है, एरे बनाना है इक्वल्स टू, ये काम तो आपको मैट्रिसेस के सारे ऑपरेशन में करना है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस एरे पे चलती है। इक्वल्स टू करके आपको एम डिटरमिन लिखना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो आप ना एक्सेल का एक बहुत अच्छा फायदा है, आपको हल्का सा भी याद होगा ना कि फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको खुद दे देगा। उसके बाद आप पूरा एरे सेलेक्ट कर लो, देन ए का करना है तो पूरा ए सेलेक्ट कर लो। ठीक है, पूरा ए मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, तो ए का डिटरमिनेंट निकल के आपको आ गया। ऐसे ही अगर मुझे बी का करना है तो मैं फिर से सेम फंक्शन लगाऊंगी, ब्रैकेट ओपन करके पूरा बी सेलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम में आना है, तो आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा और इसमें बोला होगा कि आपको इसे सॉल्व करना है इधर विद द इनवर्स मेथड और क्रैमर्स रूल। अगर स्पेसिफिकली बोला है तब तो आपको वही यूज करना है, और अगर आपको नहीं बोला है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं दोनों आपको सिखा रही हूँ। तो देखो इनवर्स मेथड में हमने सीखा था कि हमारा जो x कैलकुलेट होता है ना वो a इनवर्स b होता है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस दे रखी थी इनको मैंने a मैट्रिसेस और b मैट्रिसेस बना लिया है। ठीक है, देन नाउ आई नीड टू कैलकुलेट a इनवर्स b। तो सबसे पहले मैं a इनवर्स कैलकुलेट करती हूँ, a इनवर्स। ठीक है, लेट डू इट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट सेल सुपरस्क्रिप्ट। ओके, अब इनवर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था, कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने तुम्हें अभी बताया था। तो आई विल सेलेक्ट द सेल 9 सेल इक्वल्स टू m इनवर्स, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगी, पूरा एरे सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट कंट्रोल एंटर। ठीक है, ये इनवर्स आ गया। अब a इनवर्स की मल्टीप्लाई मुझे b से करनी होगी, तो b मैंने यहाँ पे ले रखा है, a इनवर्स यहाँ पे ले रखा है। नाउ मैं पूरा वो एरिया सेलेक्ट करूंगी जिसमें मेरा आंसर आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू लगा के m मल्ट का फंक्शन, फर्स्ट एरा कॉमा सेकेंड एरे। ठीक है, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये मेरा आ गया आंसर। अब अगर मैं इसे क्रैमर्स रूल से करूं तो आपको पता है क्रैमर्स रूल में D1 D2 एंड D3 हम लेते थे। ठीक है, तो D1 D2 D3 क्या होता है, इसमें क्या है कि अगर मैं D1 निकालूंगी तो मैं ये जो ये वाली रो है इसको रिप्लेस कर दूंगी B वाले चीजों से, 7 9 और 10 से। ठीक है, जब D2 निकालूंगी तो मैं बीच वाले जो y वाले कॉफिशिएंट्स है उनको रिप्लेस कर दूंगी b से, और D3 में मैं z वाले कॉफिशिएंट्स को रिप्लेस करूंगी। D1 D2 D3 क्या है, डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन उससे पहले भी हमें d निकालना होगा। d क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम निकालते हैं d विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ a। नाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ a, मैं m डिटर्म का फॉर्मूला यूज करूंगी। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिया, देन मैं पूरा a वाला एरे सेलेक्ट करूंगी, सेलेक्ट किया एंड देन एंटर। ठीक है, ये मेरा डिटर्मिनेंट आ गया। सिमिलरली टू कैलकुलेट D1 मैं फिर से वही फंक्शन यूज करूंगी, मैं पूरा D1 सेलेक्ट करूंगी और एंटर। सिमिलरली अब सिमिलरली मैं क्या करूंगी, D2 लूंगी और उसको डिवाइड कर दूंगी D से। ठीक है, एंड सेम विद D3, D3 डिवाइड बाई D। ठीक है, एंड हेयर्स आर माई आंसर, ये हो गए मेरे आंसर। अब आप देख सकते हो कि मेरे क्रैमर्स रूल से भी यही आंसर आए हैं और मेरे इनवर्स वाले से भी सेम ही आंसर आए हैं। ठीक है, आप कोई सा भी तरीका यूज करो बट आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए डाला है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक पूरा पूरी प्रॉब्लम दे दी है और उसके बाद उन्होंने अब इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि पूरी प्रॉब्लम दे दिया, आपको खुद से इक्वेशन बनानी है या खुद से चीजें करनी है और फिर इसे सॉल्व करना है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ है, टू कंट्रोल अ क्रॉप डिसीज इट इज नेसेसरी टू यूज 8 यूनिट ऑफ केमिकल ए, 14 यूनिट ऑफ केमिकल बी एंड 13 यूनिट ऑफ केमिकल सी। अब बैरल 1 में
जो एक बैरल है स्प्रे पी का, उसके अंदर एक यूनिट ए की है, 2 यूनिट बी की है और 30 यूनिट सी की है। अगर हम क्यू का देखें तो क्यू के एक बैरल में 2 यूनिट ए है, 3 यूनिट बी है और 2 यूनिट ऑफ सी है। और आर में 1 यूनिट ए है, 2 यूनिट बी है और 2 यूनिट सी है। अब हमसे पूछा है कि हमें कितना चाहिए होगा, मतलब इस क्वांटिटी को फुलफिल करने के लिए, कि हमें 8 यूनिट ऑफ केमिकल ए चाहिए, 14 यूनिट ऑफ केमिकल बी चाहिए और 13 यूनिट ऑफ केमिकल सी चाहिए। तो हमें अब किस तरीके से चीजें करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जरूरी नहीं है कि वो आपको इस तरीके से पूरी इक्वेशन बना के दे। हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन दे दे और आपको इक्वेशन खुद बनानी हो। जैसे मैंने यहाँ लिया है, टू कंट्रोल अ क्रॉप डिसीज इट इज नेसेसरी टू यूज अ 8 यूनिट ऑफ केमिकल, 14 यूनिट ऑफ केमिकल बी एंड 13 यूनिट ऑफ केमिकल सी। और पूरा यहाँ पे कंटेंट दे रखा है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको जब ये पीडीएफ दूंगी तब मैं इसे ये शीट दूंगी, एक्सेल शीट, तब मैं इसे सॉल्व करके दिखा दूंगी। और अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर यहाँ पे तरीका फिर सेम आपको इनवर्स तरीके से या डिटर्मिनेंट से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। 3 फर्म एबीसी सप्लाई 40, 35 एंड 25 ट्रक लोड ऑफ स्टोन एंड 10, 5, 8 ट्रक लोड ऑफ सेंड रेस्पेक्टिवली टू द कॉन्ट्रैक्टर। अगर जो कॉस्ट है स्टोन और सेंड की वो 1200 एंड 500 पर ट्रक लोड है, तो हमें टोटल अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, इतना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर ने दिया होगा दोनों फर्म को, वो हमें बताना है मैट्रिक्स मेथड से। तो देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। जरूरी नहीं है कि इनवर्स की ही प्रॉब्लम आए, आपको मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसकी ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस हमें मतलब बनानी है। ठीक है। तो एक बार मैट्रिसेस बना लेते हैं। एक ले लेते हैं एक्स मैट्रिसेस। ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, ए बी और सी, इस साइड पे हमारे ए बी सी रहेंगे। ठीक है। और ऊपर हमारा रहेगा स्टोन एंड सेंड। ओके। नाउ वी हैव, यहाँ पे वैल्यू क्या है स्टोन की, दैट इज 40, सेंड की है 10, बी की वैल्यू है 35। अब इसी तरीके से हम एक वाई मैट्रिसेस लेंगे, जहां पे मैं स्टोन और सेंड इस साइड पे लिखूंगी और मैं यहाँ पे डालूंगी अमाउंट, कितना इसका अमाउंट है 1200 एंड 500। अब ये किस तरीके से, क्या सोच के मैंने सेंड ऊपर लिखा है फिर यहाँ लिखा है, ये मैं थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ। तो एक बार थ्योरेटिकल जाके पढ़ लो, तभी तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ आ चुका है, समझ आ सकता है, वरना फिर तुम कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका आंसर निकालने के लिए मुझे अब x मल्टीप्लाई वाई निकालना है। ठीक है। और कैसे मल्टीप्लाई हो गया ये तो मुझे पता ही है। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इसका ऑर्डर क्या है 2, 2/1। ठीक है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 3/1 के ऑर्डर में आएगा। तो मैंने यहाँ सेल सेलेक्ट किए, एम मल्ट वाला फंक्शन यूज किया। ठीक है। एक्स मैट्रिसेस कॉमा वाई मैट्रिसेस, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये आ गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से आपके मैट्रिसेस के क्वेश्चन आएंगे। नाउ वी मूव टू द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के भी मैंने यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि मैं आपको ढंग से समझा सकूं, करा सकूं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑफ 700 इन्वेस्टेड फॉर 15 ईयर एट 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। उसके बाद हमें लिखा है ऑल्सो फाइंड इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड इन 6th इंस्टॉलमेंट। ठीक है। तुम देख रहे हो यहाँ पे कोई एन्यूटी नहीं है, कुछ और नहीं है, बस सिंपल कंपाउंडिंग का ये क्वेश्चन है, और वो भी सेमी एनुअली का। तो मैंने सबसे पहले डेटा अवेलेबल जो मेरे पास है वो लिख लिया है। ये ऐसा ये लिखना ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपको बड़ी आसानी पड़ेगी। अब मुझे क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि मुझे फाइंड करना है अमाउंट इक्वल्स टू, अब मेरा जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या यूज होगा, देखो मैंने 700 रुपीज अभी इन्वेस्ट करें और मैं फ्यूचर की वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ। तो फंक्शन इज एफ वी, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। फिर मुझे देना है रेट, रेट मैं 8% दूंगी, लेकिन यहाँ पे सेमी एनुअली है तो रेट को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। अगर क्वार्टरली होता तो डिवाइड करती 4 से। ठीक है। और मंथली होता तो डिवाइड करती 12 से। अभी सेमी एनुअली है तो डिवाइड कर रही हूँ 2 से। फिर कॉमा, कॉमा के बाद मुझे देना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 15 है, लेकिन सेमी एनुअली है तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। क्वार्टरली होता तो मल्टीप्लाई करती 4 से, और अगर
ये मंथली होता तो मल्टीप्लाई करती 12 से, ठीक है, तो अभी 2 से मल्टीप्लाई करी हूँ, कॉमा। अब ये एमपीटी ना आपका एन्युटी में यूज होता है, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। देन वी हैव प्रेजेंट वैल्यू, हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 700। बट ध्यान रखना आपको जो अपनी प्रेजेंट वैल्यू देनी है ना वो माइनस में देनी है, वरना आपका आंसर ना निगेटिव में शो करेगा। अगर आप माइनस में दोगे तो वो सही शो करेगा, ठीक है। टाइप में अभी आप दो, अभी मतलब देने की कोई जरूरत नहीं है, टाइप भी आपका तभी यूज होगा जब आपका एन्यूटी ड्यू और एन्यूटी ऑर्डिनरी एन्यूटी आएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैं कर दूंगी एंटर, एंड हियर इज माय आंसर। लुक हाउ सिंपल इट इज। बस ऐसे ही तुम्हें करना है और ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था कि हमें इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं, जो मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। सो मेरा अमाउंट कितना है दिस, माइनस मेरा जो प्रिंसिपल है 700, मेरे पास इंटरेस्ट आ गया कि इतना मेरे को इंटरेस्ट मिला है। लेकिन अब इसमें ना एक बहुत ही अच्छा पार्ट पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव इन सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट। मेरी जो सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट थी उसमें मुझे इंटरेस्ट पेमेंट कितना रिसीव होता, ठीक है, अगर रिसीव होता तो कितना रिसीव होता मुझे वो देखना है। अब इसके लिए मुझे क्या फंक्शन यूज करना है, इक्वल्स टू लगाओ आई पी एम टी, ये मेरा फंक्शन है जिससे मुझे पता चलेगा कि मैंने सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट में रिसीव करती। तो सबसे पहले तो मुझे रेट ही लिखना है, रेट को डिवाइड कर दूंगी 2 से क्योंकि सेमी एनुअली है। उसके बाद पर मतलब मुझे कौन सा इंस्टॉलमेंट चाहिए, मतलब कौन से इंस्टॉलमेंट का मैं निकाल रही हूँ, तो मैं सिक्स्थ का निकाल रही हूँ तो मैं यहाँ सिक्स्थ लिखूंगी। उसके बाद मुझे टाइम पीरियड लेना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी बिकॉज इट इज सेमी एनुअली, एंड देन मेरे को लेनी है प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू में फिर से लूंगी माइनस में, एंड एंटर। मेरा जो सिक्स इंस्टॉलमेंट है उस पे मुझे 25 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव होता, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको पूछा जाए तो आप ना ऐसे निकाल के आ सकते हो, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, पिछली बार भी आए थे कि फाइंड द इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव इन सिक्स इंस्टॉलमेंट एंड दिस, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन इन्वेस्ट मनी इन अ बैंक पेइंग 6% कंपाउंड सेमी एनुअली, इफ अ पर्सन एक्सपेक्ट टू रिसीव 8,000 इन 6 ईयर, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करी है, अभी हमें फाइंड करनी है प्रेजेंट वैल्यू। और देखो ये कोई एन्यूटी का केस नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ के ये दिमाग जरूर लगा लेना कि एन्यूटी है या नॉर्मल है। तो इट्स नॉट ए केस ऑफ एन्यूटी, हमें बस नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। सो लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू, प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको बस पीवी लिखना है, आपका पूरा फॉर्मूला खुल के आ जाएगा, आपको इस हिसाब से चीजें लिखनी है। अब ये भी सेमी एनुअली है, तो मैं रेट को डिवाइड करूंगी 2 से, कॉमा, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, ठीक है। देन क्योंकि मेरा ये एन्युटी नहीं है तो मैं एक कॉमा और लगा दूंगी, ये वाली वैल्यू स्किप कर दूंगी, एंड देन आई नीड टू टेक अ फ्यूचर वैल्यू। अब देखो तुम्हें फ्यूचर वैल्यू भी ना माइनस में ही लेनी है, वरना तुम्हारा आंसर ना निगेटिव में शो करेगा, ठीक है। एंड एंटर, ये आ गई तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू। लुक हाउ सिंपल इट इज, बहुत इजी है ये तो। बस अगर तुम्हें थ्योरेटिकल वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो तुम प्रैक्टिकल तो ऐसे ही कर दोगे मजाक मजाक में। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, at the beginning of each quarter, second part है at the ending of each quarter, 200 is deposit into the saving account that pay 8% amount, 8% compound quarterly, ठीक है। फाइंड द बैलेंस इन अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, हर क्वार्टर पे हम 200 रुपए डिपॉजिट करते हैं और वो कंपाउंड होता है 8% क्वार्टरली के रेट के हिसाब से। अब हमें फाइंड करना है बैलेंस एट द एंड ऑफ 3 ईयर। मैंने यहाँ पे एट द बिगनिंग भी लिया है और एट द एंड भी लिया है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर बिगनिंग आता है तब आपको कैसे निकालना है, एंड आता है तो कैसे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फ्यूचर पेमेंट निकालना है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। पार्ट ए ले लेते हैं हमारा, पार्ट ए, पार्ट ए इज द बिगनिंग। अब आपको यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्वार्टरली है, तो मैं रेट को डिवाइड करूंगी 4 से, ठीक है। हमारा जो टाइम पीरियड है 3 है, बट मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, ओके। अब देखो, अब ये क्योंकि एन्युटी का केस है तो इस केस में मैं पीएमटी की वैल्यू को खाली नहीं छोड़ूंगी, बल्कि उसमें 200 का अमाउंट डालूंगी, ठीक है। और नेगेटिव में
और यहाँ पे मैं जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको खाली छोड़ूंगी। अब देखो टाइप में क्या करना है, टाइप मेरा एंड बिगनिंग ऑफ द पीरियड है, तो यहाँ पे खुद वो लिख के बता रहे हैं कि बिगनिंग ऑफ पीरियड के लिए आपको 1 दबाना है, एंडिंग ऑफ पीरियड के लिए 0 दबाना है, तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूंगी एंड हेयर आई गेट द आंसर। ठीक है, अब मुझे वैल्यू एंड ऑफ द पीरियड कैलकुलेट करनी है, तो मैं फॉर्मूला तो सेम ही यूज करूंगी। ठीक है, उसके बाद मुझे रेट में भी सेम ही काम करना है, डिवाइड बाय 4 बिकॉज इट इज क्वार्टरली, टाइम पीरियड में फिर से मल्टीप्लाई बाय 4। देन अब मैं पीएमटी में भी सेम ही चीज यूज करूंगी विद माइनस, ध्यान रखना माइनस के साथ यूज करना है वरना आपकी वैल्यू नेगेटिव दिखाने लगेगा। ठीक है, पीवी में खाली छोड़ दूंगी, बट अब एंड है तो मैं यहाँ 0 लिखूंगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेरा डिफरेंस आया अमाउंट में, क्योंकि एंडिंग था और यहाँ पे पहले स्टार्टिंग था और इस बार एंडिंग है। ठीक है, एक बार ना मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे माइनस ना लूँ तो वैल्यू क्या आएगी। देखो मैंने माइनस नहीं लिया, ये नेगेटिव शो कर रही है, तो इसलिए हमेशा माइनस लेना पड़ता है ताकि आपकी वैल्यू पॉजिटिव शो करे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹5,000 पेबल एट द एंड एंड बिगनिंग ऑफ ईच एनुअली फॉर 10 ईयर अगर मनी वर्थ 4% इफेक्टिव है। तो यहाँ पे मैंने सारा डेटा लिख लिया है, अमाउंट कितना है, टाइम पीरियड कितना है, अब मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं फॉर्मूला मेरा सेम ही यूज होना है प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है, जैसे हमने ऊपर यूज किया था। अब यहाँ पे एनुअली है तो मुझे रेट के साथ या किसी और के साथ कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल मुझे डाल देना है। अब यहाँ पे क्योंकि ये एन्युटी है तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूंगी, और ध्यान रखना अमाउंट आपको माइनस में ही लिखना है। फ्यूचर वैल्यू का कॉलम में खाली छोड़ूंगी और बिकॉज इट इज एंडिंग तो मैं यहाँ पे 0 प्रेस करूंगी। ठीक है, एंड एंटर, आई गेट द आंसर। अगर यहाँ पे बिगनिंग होता, लाइक जैसे मेरा सेकंड पार्ट है जिसमें बिगनिंग है, तो उसे कैसे करना है एक बार वो देख लेते हैं। सिंपल, स्टार्ट द फॉर्मूला, आपको रेट लेना है, रेट लो, कॉमा, टाइम पीरियड, फिर माइनस में आपको अमाउंट लेना है, फ्यूचर वैल्यू खाली छोड़ो और बिकॉज इट इज बिगनिंग तो 1 सेलेक्ट करो। ठीक है, सॉरी देखो यहाँ पे गलती हो गई, मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, 1 सेलेक्ट करो। देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर एंडिंग है तो तुम अगर 0 ना भी लिखो ना यहाँ पे तो भी तुम्हारा उतना ही अमाउंट आएगा, बट अगर बिगनिंग है तो फिर आपको 1 लिखना जरूरी है। इसी के साथ आपका पूरा प्रैक्टिकल मैंने कवर करा दिया है। देखो आपको ना मैथमेटिक्स और फाइनेंस में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे लोन इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, उन्हें प्रिपेयर करके मत जाना, इतने फालतू में दिमाग मत खराब करना। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग वाले क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, आपके जो नॉर्मल है, जो ऑर्डिनरी वाली है, जो नॉर्मल वाली है वो आएगी। कॉन्टिन्यूस में कुछ नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूस का कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करके मत जाना। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, देखो तरीका यही रहेगा, लैंग्वेज थोड़ी तोड़ोड़ मरोड़ के दे जा सकती है जिससे आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि ये ऑर्डिनरी है कि ड्यू है या फिर एन्यूटी है या नहीं, नॉर्मल कंपाउंडिंग तो नहीं है, तो बस उतना चेंज आ सकता है। बाकी कोई हार्ड ऐसा क्वेश्चन नहीं आना है, बहुत नॉर्मल ही क्वेश्चन आएंगे और सेम ही फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, सेम विद द मैट्रिसेस एंड एलपीपी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हो। थैंक यू।